और चेतावनी देने के लिए जो हुजूम में उमड़ पड़ा है, उन तमाम साथियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैं जय भीम लाल सलाम देना चाहता हूं। दोस्तों, 2014 के बाद एक ऐसी सरकार इस देश में है जिसे इस देश के संविधान मंजूर नहीं है, जिसको इस देश की स्वतंत्रता मंजूर नहीं है, जो अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते रहे हैं। और जब उनकी सरकार आ गई तो 10-12 साल में उनका चरित्र भी सामने आ गया। ये आरएसएस 3 शब्दों का मानो उन्होंने पेटेंट लिया है। कौन से वो 3 शब्द है? संस्कार, चरित्र और राष्ट्र प्रेम। और इसी 14 साल में आरएसएस के तीनों मंत्र धराशायी हो गए हैं। चरित्रवान की फैक्ट्री। अब तो अपने आप को कहने वालों से मैं ये जानना चाहता हूं, इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप चरित्रवान की फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री से नरेंद्र मोदी जैसा चरित्रहीन स्वयंसेवक पैदा कैसे हो सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। ये मामला एक व्यक्ति का नहीं है, देश की चरित्र के साथ ये खिलवाड़ है। अरे कौन है जेफरी जो लड़कियों का व्यापार करता, सत्ताधारियों को, भांडवलदारों को मासूम लड़कियां पहुंचाता है, उनका कत्ल करता है। उनके पास जाता है भारत का एक मंत्री। कितने दिनों से इसकी चर्चा चल रही है, कितने महीनों का आदान प्रदान हुआ है। फोटो छप गई, बाला साहब ने तो एक ऐसा फोटो प्रकाशित कर दिया जिसमें प्रधान सेवक का फोटो है। 1 महीने से ये तमाम चीजों की चर्चा चल रही है, लेकिन आरएसएस का हेडक्वार्टर परसों, बड़ा साहब, परसों एक अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे भागवत साहब। बात अस्पताल की कम, चरित्र की ज्यादा कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं भागवत साहब, काहे को चरित्र की बात कर रहे हो? आप अपने एक स्वयं सेवक का इस्तीफा नहीं ले सकते हो, आपका स्वयं सेवक एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकता, अब चरित्र की बात करते हो? मुझे अभी भी याद आ रहा है, लोकसभा में एक समय चर्चा चल रही थी, मुलायम सिंह जी जब खड़े होकर बोल रहे थे तो आरएसएस वाले उनको बहुत टोक रहे थे। तब मुलायम सिंह जी ने इशारा किया, तुमचा चरित्र काय आहे ते आम्हाला सांगू नका, जेलमध्ये आम्ही पाहिलेले आहे। तो ऐसे चरित्रहीन वैभवचारी लोग और उनका नेता इस देश में प्रधानमंत्री है। शर्म की बात है, 10 साल में जिस देश ने अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, आजादी के बाद दुनिया के 150 मुल्कों को इकट्ठा किया और अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी भूमिका निभाई। 14 साल में पूरे देश की विदेश नीति की ऐसी तैसी करते हुए ट्रम्प अंकल के चरणों में गिर गए। ये देश के साथ खिलवाड़ है दोस्तों, ये इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। इसलिए ये नारा सही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। अरे लड़ाई जो शुरू हुई है, जैसे नदी की धारा जैसे जैसे बहती है,
वो विकराल रूप धारण करती है। आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक संघर्ष, एक वैचारिक संघर्ष जिसके वो शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर है, बनेगी। और मोदी हटाओ, आने वाले दिनों में भाजपा हटाओ की ओर हम जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी प्रदेश कमिटी सदस्य कुशलभाऊ मेश्राम यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करायचं। आरएसएस विरोधातील या विशाल जन आक्रोश मोर्चाचे प्रमुख नेतृत्व करणारे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे हर्षवर्धनजी सपकाळ, या मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी मित्रहो, हा मोर्चा या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बाजूला सारण्यासाठी आम्ही आयोजित केलेला आहे। ज्यांनी या देशाचं सार्वभौमत्व गहाण ठेवलं आहे त्यांना त्या पदावरून बाजूला सारलं पाहिजे म्हणून हा मोर्चा आहे। आपल्याला माहितीच असेल की मागील काही महिन्यापासून संपूर्ण जगभर ज्या फाईलची चर्चा होते ती एप्स्टीन फाईल, त्या एप्स्टीन फाईल मध्ये आपल्या पंतप्रधानाचं नाव आलं। तो बलात्कारी एप्स्टीन फाईल मध्ये ज्या आपल्या पंतप्रधानाचं नाव आलं त्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा ही जगभरात खराब झालेली आहे मित्रांनो। आणि म्हणून मग या देशाची प्रतिमा ही स्वच्छ असली पाहिजे। यासाठी ती जर स्वच्छ ठेवायची असेल तर आपल्याला या देशाच्या पंतप्रधानांना त्या पंतप्रधान पदावरून बाजूला काढावं लागेल। आणि म्हणून मग भारतीय जनता पक्षाचे हे जे पंतप्रधान आहेत श्री नरेंद्र मोदी, हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 20 ते 25 वर्ष संघ प्रचारक राहिलेले आहेत। आणि म्हणून तुमचे संघ प्रचारक असलेले जे मोदी आहेत यांना आपण पदावरून हटवलं पाहिजे। आणि भारत देशाची जी प्रतिमा आहे ती देशामधली प्रतिमा, या जगामधली प्रतिमा आपण ती सांभाळली पाहिजे म्हणून आम्ही तुम्हाला निवेदन देण्यासाठी हा मोर्चा काढलाय। आम्हाला आरएसएसला सांगणं आहे की ज्या नरेंद्र मोदींनी या देशाचं सार्वभौमत्व संपवलं, आम्ही कोणत्या देशाशी काय करार करावा हे जर आम्हाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सांगत असतील आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर आमच्या देशाचा पंतप्रधान जर नाचत असेल तर मग आम्ही संपूर्ण भारतवासी म्हणून आम्ही एक मागणी करतो की या भारतीय जनता पक्षाचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आपण राजीनामा घेतला पाहिजे। मित्रांनो, बोलणारे वक्ते खूप आहेत म्हणून मी आपलं एक शेवटचा नारा देतो आणि आपण माझं वक्तव्य संपवितो। मी तुम्हाला पगडघुंगरू बांधे, आपण म्हणाल त्या देशाची मोदी नाचे रे, पगडघुंगरू बांधे, पगडघुंगरू बांधे, पगडघुंगरू बांधे, नाचा मोदी हटवलाच पाहिजे, नाचा मोदी हटवलाच पाहिजे। धन्यवाद। धन्यवाद भाऊ। त्यानंतर काँग्रेस कमिटीचे नागपूरचे आमदार सन्माननीय विकास ठाकरे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सभेला संबोधित करायचं आहे। आमदार विकास ठाकरे साहेब। मित्रांनो, आजच्या या आरएसएस कार्यालयावरच्या मोर्चाच्या नेतृत्व करण्यासाठी आणि देशात पहिल्यांदा ज्यांच्या लक्षात आलं की आरएसएस वर का मोर्चा न्यावा असे आदरणीय
प्रकाश आंबेडकर साहेब, आमच्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन दादा सपकाळ, मंचावर उपस्थित आमचे सहकारी मित्र, अकोल्याचे आमदार, सर्व वंचित बहुजनचे पदाधिकारी, काँग्रेसचे पदाधिकारी, बंधू भगिनी, मित्रांनो, आता आपल्याला इथून मोर्चाने जायचं आहे. आणि ते कशासाठी जायचं आहे तर ज्या FSC फाईल मध्ये नरेंद्र मोदीजी यांचा मोठा सहभाग आहे आणि ते कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचत आहे. आणि आपल्याला हे त्या विचारधारेला सांगायचं आहे की जी विचारधारा या देशामध्ये आपला प्रचार करत फिरते, त्या विचारधारेला सांगायचं आहे की आता तरी तुम्ही मोदी साहेबांचा राजीनामा घ्या. यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत मित्रांनो. आणि मला वाटतं इथे सर्वच या मोर्चासाठी आलेले आहेत. आताच वक्त्यांनी जोरदार भाषण दिले, 2 प्रमुख भाषण व्हायचं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आपण संयमानं, शांतीनं आगेकूच करणार आहोत. आपल्याला समोर जायचं आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी तयार राहावं. जय भीम, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र. त्यानंतर अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सभेला मार्गदर्शन करायचं आहे. आमदार साजिद खान पठाण. जय भीम, जय महाराष्ट्र. कि हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे, हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे. ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे. हमें तो जगाना है सिर्फ नींद में सोने वालों को, फिर जिनके दर खुले उन्हें दस्तक नहीं देंगे. अब तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों, तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को, फिर जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे. ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे. मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले वंचित अघाड़ी के हमारे नेता, मेरे शहर के नेता, विदर्भ के नेता, पूरे महाराष्ट्र के नेता प्रकाश जी आंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ऐसा ऐतिहासिक पल खड़ा है. बड़े बड़े लोग थक गए कांग्रेस और वंचित को एक मंच पे लाने के लिए, लेकिन वो आपने गब्बर सिंह की पिक्चर देखी होंगी शोले, उसके अंदर एक डायलॉग था कि गब्बर के ताप से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ गब्बर. तो बाबा साहब ने चाहे कि अब वक्त है कांग्रेस को साथ में लेने का. इस देश के अंदर एक होने की बात आई है. बात यहां तक नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री एक्शन फाइल में नाम लेकर इस देश का नाम बदनाम किया है. तो सत्ता के लिए बाबा साहब ने एक कदम नहीं उठाया, न कांग्रेस ने बाबा साहब से हाथ इसलिए नहीं मिलाई कि हमें सत्ता चाहिए. हमें इस देश के अंदर जो नंगा नाच कर रही है आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही, उसका ये नंगा नाच खत्म करने के लिए नागपुर के अंदर आरएसएस के मोर्चे के ऊपर ये झंझट कटा. ये आज ऐतिहासिक पल वंचित अघाड़ी और कांग्रेस का मैं इतिहास गवाह, मैं इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए आया हूं कि ऐसे मुबारक वक्त में खड़ा हूं जहां देश की बदनामी के लिए यहां से आवाज उठी है कि वो नरेंद्र मोदी जो देश का सर्वसर्वा बना बैठा है, जिसने विश्वगुरु बनने की बात कही थी, आज वो स्टीम फाइल में नाम लाके पूरे देश में बदनामी का एक टीका हमारे सर पे लगाया है. वो टीका धोने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नातों प्रकाश जी अम्बेडकर ने जो पहल की कांग्रेस का साथ, एक दूसरे के साथ में खड़े रह के हम अम्बेडकर साहब को विश्वास दिलाते हैं. साहब इस देश पे जब जब भी आंच आई या जब जब भी आएंगी, जब भी आप आवाज देंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता आपके साथ लगातार खड़े रहेगा. मैं बड़े बड़े लोगों को बोलना है, मुझ छोटे आदमी को आज बोलने का मौका मिला, मैंने बोल दिया हूं. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग तो सब एक हो गए, लेकिन हमको दुआ करना है कि ये गठबंधन जब तक नहीं टूटना चाहिए, जब तक मोदी गद्दी से ना उतरे. ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इस देश में जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया जा रहा है, जो मॉब पुलिसिंग के नाम पे दलित और
मुस्लिमों को मारने का काम किया जा रहा है। जो मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस देश के अंदर नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं, वो दुकान जगह जगह एजेंसी देने का काम प्रकाश जी अम्बेडकर ने आज नागपुर से शुरू किया है। मैं सलाम करता हूं अम्बेडकर की उस सोच को। और इस शेर के साथ में अपने अल्फाज खत्म करता हूं कि दलितों मुफलिसों का था सहारा लिख दिया मैंने, दलितों मुफलिसों का था सहारा लिख दिया मैंने, तो सच्ची बात थी काशिफ खुदारा लिख दिया मैंने। कि किसी ने मुझसे पूछा कि मसीहा का नाम तो बता, तो हिंदुस्तान के परचम पे भीमा लिख दिया मैंने। जय हिंद, जय भीम। त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारुक अहमद सरांना विनंती करतो की आपण पक्षाच्या वतीने आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कम्युनिस्ट पक्ष आणि आपल्या बरोबर असलेल्या सर्व सहकारी पक्षाच्या वतीने जे निवेदन दिलेलं आहे त्या निवेदनाचं वाचन फारुक अहमद सर करणार आहेत। मी फारुक अहमद सरांना विनंती करतो की त्यांनी निवेदनाचं वाचन करायचं। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे अम्बेडकर साहब का इतना वर्चस्व बड़ा है कि मैं मेरे अध्यक्ष का नाम भूल गया, जबकि मेरे अध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया था कि साजिद तुम्हारी जगह संविधान वहां पे अधिवेशन में नहीं, नागपुर में आओ, अधिवेशन छोड़ो, नागपुर में जाके हाजिर रहो। तो मैं मेरे अध्यक्ष के आदेश से आया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जो आपका नाम लेना भूल गया, मुझे वापिस आप ही के साथ में रहना है। हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सभी महामानवों को विनम्र अभिवादन करता हूं। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक देश लड़ रहा है, उस देश का नाम ईरान है। ईरान के एक भी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। वो देश लड़ रहा है और हमारा नमूना मुजरा करने को इजराइल में जा रहा है। ईरान को लड़ना ईरान तय करता है और भारत पाकिस्तान से लड़ेगा कि जंग रोकनी है, ये ट्रम्प ट्वीट करके बताता है। ऐसी सूरत में आज यह आंदोलन, यह चेतावनी देने के लिए आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के और सरकार साहब के नेतृत्व में यहाँ निकाला गया है। हमने 19 मार्च को मोहन भागवत जो सत्संग चालक है उनको एक पत्र आदरणीय बाला साहब और सरकार साहब के दस्तखत से भेजा था। उस पत्र का जवाब मोहन भागवत ने अब तक नहीं दिया है, इसलिए आज इस मंच से हम वो पत्र आप तक साझा कर रहे हैं, वो पत्र आपको पढ़कर सुना रहे हैं और इस मंच से हम उस पत्र को सार्वजनिक करने की घोषणा करते हैं। भाइयों, ये पत्र की शुरुआत से पहले एक बात ध्यान में रखिए, तथागत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब तक समता विषमता का जो संघर्ष था, यह आंदोलन महज संघर्ष के लिए नहीं है। यह आंदोलन एक धर्म या जाति के या किसी समूह के अधिकार के लिए नहीं है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के हित के लिए नहीं है। यह आंदोलन अपने भारत की सार्वभौमिकता को बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन हमारे भारत के स्वतंत्रता को बचाने का आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन की गरिमा हमें बनाए रखनी है। मैं इस पत्र में लिखे हुए सभी मुद्दों को आपके सामने साझा कर रहा हूं। विषय नरेंद्र मोदी के कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद आरएसएस की खामोशी पर सवाल उठाने के लिए 23 मार्च को होने जा रहे जन आंदोलन के संदर्भ में मोहन भागवत जी सरसंघ चालक आरएसएस, हम वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रवादी जन संगठनाएं एवं पक्ष, इनके पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता आपको इस पत्र के जरिए ये इत्तला करते हैं कि हम हजारों अन्य लोगों के साथ आज सोमवार 23 मार्च 2026 को नागपुर में आपके मुख्यालय के सामने एक शांतिपूर्ण एवं
अमन पसंद जन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आमतौर पर उन गैर रजिस्टर्ड, गैर नोंदणीकृत संस्थाओं को खत या पत्र लिखते नहीं हैं। भारतीय कानूनों के तहत रजिस्टर नहीं है ऐसी संस्थाओं को हम पत्र लिखते नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कॉम्प्रोमाइज्ड नेतृत्व में देश की मौजूदा और बेहद संजीदा हालात और आपके उस राजनीतिक किरदार की वजह से जिसमें आपने नरेंद्र मोदी को उनके वर्तमान मुकाम तक पहुंचाया, हम अपना ही प्रोटोकॉल तोड़ते हुए यह खत आपको लिख रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े ईमेल में सामने आया है, तब आरएसएस खामोश क्यों है? इन ईमेल में जिनका जिक्र साफ साफ दिखता है, फिर भी प्रधानमंत्री अमेरिका के इशारों के मुताबिक काम कर रहे हैं और हमारे देश की विदेश नीति के मामले में जेफरी एस्टन सलाह दे रहे हैं, तो तब भी मोहन भागवत आप खामोश क्यों हैं? जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ राष्ट्रहित के खिलाफ व्यापार समझौता किया, तब आरएसएस खामोश क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव और नीति ब्लैकमेल के आगे झुक गए, जिससे ये साफ होता है कि हमारी सॉवरेनिटी, आर्थिक आजादी, पॉलिसी बनाने की आजादी और सुरक्षा, ये सब सवालों के घेरे में है और ये फैसले देश के फायदे की बजाय अमेरिका की मर्जी के लिए लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने महंगे राफेल जहाज बिना उसका सोर्स कोड लिए क्यों खरीदे और इस पर आरएसएस क्यों खामोश है? ये सोर्स कोड 2025 के भारत पाकिस्तान जंग में भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हुआ। खबर ये भी थी कि जंग में एक राफेल को मार गिरा दिया गया था। ये राफेल भारतीय सीमा के अंदर या बाहर गिरा, क्या ये सवाल मोहन भागवत आपने मोदी से पूछा है? क्या आपने मोदी से इसका जवाब मांगा? इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल का सोर्स कोड नहीं है, इसलिए वो अपनी तरफ से राफेल की थ्रेट लाइब्रेरी अपडेट नहीं कर सकती, जिसमें नए पाकिस्तानी या चीनी रडार सिग्नेचर शामिल हो सके। और इस डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा एक स्क्रू ड्राइवर असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट है। मोदी ने महंगे और 4.5 जनरेशन के राफेल खरीदे, जबकि रशिया ने ऑफिशियली सस्ता और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला एडवांस 5th जनरेशन फाइटर Su-57E का ऑफर दे रखा था। ये सब साफ लगता है कि अमेरिका के दबाव में राफेल का सौदा हुआ है। जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व साफ साफ रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब आरएसएस खामोश क्यों है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आरएसएस भाजपा के राजनीतिक नेताओं का वैचारिक स्रोत और ट्रेनिंग ग्राउंड है और पार्टी के एजेंडा और जमीनी स्तर पर संगठन निर्माण में इसकी बहुत बड़ी किरदार है। आसान लफ्जों में कहें तो भाजपा में सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल आरएसएस के पास है। आरएसएस ने मोदी को बाद स्वयं से प्रचारक और फिर संभाग प्रचारक तक तैयार किया और बाद में उन्हें भाजपा में नियुक्त किया, जहां उन्होंने नगर निगम चुनावी अभियान के आयोजन से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने तक का सफर तय किया। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को तराशा और खड़ा किया और वे आज भी नीतिगत मामलों में उनसे सलाह लेते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जिससे हमारी सॉवरेनिटी, पॉलिसी बनाने की आजादी, सुरक्षा और आजादी कमजोर हुई है, तब आरएसएस कहाँ है? क्या आरएसएस इन सभी मामलों में शामिल है? आज जब भारत फिर से किसी बाहरी ताकत के असर में आने की कगार पर है, आरएसएस फिर एक बार खामोश क्यों है? ये वो जरूरी सवाल है
जो हम 23 मार्च को अपने शांतिपूर्ण और अमन प्रदर्शन के दौरान आरएसएस से पूछेंगे। हमें उम्मीद है आरएसएस हमारे इन जरूरी सवालों के जवाब पूरे देश को देगी। धन्यवाद। प्रकाश अंबेडकर साहब, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी, हर्षवर्धन सुखपाल, अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस, इनके सिग्नेचर से यह पत्र जारी किया है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, तकबीर, अल्लाह अकबर। हे निवेदन संघाच्या कार्यालयात पोहोचलेलं आहे, रिसिव्ह आलेली आहे आणि आता मोर्चाच्या संदर्भात आपल्या समोर वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजातदादा आंबेडकर येणार आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। सुजातदादा आपल्या आजच्या सभेला मार्गदर्शन करणार आहेत। मी त्यांना आपल्या टाळ्यांच्या जोरदार आवाजात इथे बोलवतोय। सुजातदादा आंबेडकर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा जय 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 भीम, जय 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 भीम। समतेचे विचार रुजवणाऱ्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन करतो। मंचावरती उपस्थित सर्व मान्यवर आणि तसेच 23 मार्च रोजी नागपूरमध्ये उपस्थित झालेल्या भारतातल्या इतिहासातल्या आरएसएसच्या कार्यालयावरती निघालेल्या पहिल्या मोर्चातल्या सहभाग घेणाऱ्या तमाम क्रांतिकारी साथीदारांना माझा जय भीम। मित्रांनो, आज आपण जरी आरएसएसच्या कार्यालयावरती मोर्चा काढत असलो तरी एक गोष्ट आपण सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे की आपण आरएसएसच्या विरोधात मोर्चा काढत नाही आहोत। आपण आरएसएस ची संवाद साधायला मोर्चा काढतोय आणि त्यांना काही प्रश्न विचारायला मोर्चा काढतोय। आणि आपलं म्हणणं एवढंच सोपं आहे की आता जी सरकार स्थापन झाली, आताचे जे पंतप्रधान आहेत त्यांना आरएसएसनी सत्तेत बसवलेले आणि आताचे जे पंतप्रधान आहेत ते जेफ्री एप्स्टीन फाईल मध्ये त्यांचं नाव आल्यामुळे त्यांचे हात हे दगडाखाली आलेले। म्हणून आम्हाला आरएसएसला नुसतं एवढं विचारायचंय की तुम्ही ठिकठिकाणी जाता, देशभक्ती शिकवता, राष्ट्रभक्ती शिकवता, कुटुंब संस्कृती शिकवता, संस्कृती संस्कार शिकवता, पण आज जर आपण आपल्या भारताचे पंतप्रधान बघितले तर जेफ्री एप्स्टीन जो एक बलात्कारी होता आणि ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट चालवलं होतं, अशा माणसाशी आपल्या पंतप्रधानांचे संबंध आहेत। तर असे संबंध असणं तुमच्या कुटुंब व्यवस्थेत बसतं का? तुमच्या कुटुंबी संस्कृतीत बसतं का? आणि तुमच्या संस्कारांची मान्य आहे का? हे आम्हाला सांगा। हा प्रश्न विचारायला आज आरएसएसच्या कार्यालयावरती आपण मोर्चा काढलेला आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला मित्रांनो, एप्स्टीन फाईल मध्ये नाव आल्यामुळे आणि त्याच्या आतमध्ये ज्या ज्या गोष्टी नमूद केल्या त्या बाहेर येऊ नये म्हणून नरेंद्र मोदी घाबरले आणि अमेरिकेच्या खिशात जाऊन बसून गेलेले ते आपण समजांनी समजून घेतलं पाहिजे। आणि म्हणून या कॉम्प्रोमाइज परिस्थितीत, या घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेशी एक करार केला आणि त्याच्यामध्ये भारत देश हा विकायला काढलेला। आपले जितके पण उद्योगपती आहेत, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, शेतकरी आहेत, या सगळ्यांचं मोठ्या प्रमाणात या अमेरिकेशी केलेल्या करारामध्ये नुकसान होतंय। आणि म्हणून आरएसएसला आम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की जो पंतप्रधान या भारत देशाला उभा विकायला निघतो, तो पंतप्रधान तुमच्या देशभक्तीच्या व्याख्येमध्ये बसतो की नाही हे आम्हाला सांगा आणि याचं उत्तर तुम्हाला आम्हाला द्यायलाच लागणार आहे। आणि म्हणून मित्रांनो, आज या मोर्चाच्या माध्यमातून आपण आरएसएसला हेच सांगायला चाललोय की सत्ता तुमची आहे, पंतप्रधान तुम्ही बसवलेत, खासदार तुम्ही बसवलेत, घरोघरी प्रचारक तुमचे जातात, भाजपसाठी मत मागतात, अर्धी आरएसएस मधलं निघालेली लोक ही बीजेपीची टॉप लिडरशिप आहे। आणि तेवढंच नाही तर पंतप्रधान तुमच्या इकडे येतात, शस्त्रपूजा करतात आणि सरसंघचालकांच्या पायात सुद्धा पडून जातात।
आणि म्हणून आम्ही RSS ला एवढंच सांगतो की 5 वर्ष सत्ता तुमची आहे, सत्ता तुमच्याकडेच राहणार आहे, पण या देशातल्या मुली पळवणाऱ्या, एका बलात्काराशी संबंध ठेवणाऱ्या आणि ह्या भारत देशाला उभं विकणाऱ्या पंतप्रधानाला तुम्ही पाठिंबा देणार आहात का? का तुम्ही सच्चे देशभक्त बनून या पंतप्रधानाला हटवणार आहात? एवढं आम्हाला सांगा, आम्ही तुमच्या उत्तराची वाट बघतो. एवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय भीम, जय संविधान. त्यानंतर आपण शेवटची 2 भाषणं होणार आहेत. त्यापूर्वी आपल्याला एक सूचना आहे की तिथे डाव्या बाजूला संत सैनिक दल आहे. साहेबांचं भाषण संपल्यानंतर मोर्चा जो प्रारंभ होणार आहे, तर साहेब आणि सर्व नेते मंडळी डाव्या बाजूने समोरच्या चौकापर्यंत जातील. तिथून डाव्या बाजूला मोर्चा जाईल आणि पुढे मग संघाच्या मुख्यालयाकडे तो मार्गस्थ होणार आहे. इथे असलेल्या संत सैनिक दलाला सूचना आहे की साहेबांचं भाषण संपल्यानंतर मोठा योग करून सर्व नेते मंडळामध्ये घेऊन आपल्याला हा मोर्चा मार्गस्थ करायचा आहे. त्यानंतर मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेबांना आवाज देतो की त्यांनी येऊन आजच्या या मोर्चाला मार्गदर्शन करायचं आहे. सन्माननीय हर्षवर्धन सपकाळ साहेब. ये इकडे शुभम बघ, भाऊ पकड. ठीक है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है. हा आजच्या या मोर्चाचा एकंदरीत हेतू गाभा एवढेच नसून या आजचा जो दिवस आहे, आजचा दिवस शहीद भगतसिंग, शहीद राजगुरू यांचा आणि यांच्यासोबतच सुखदेव या भारताच्या 3 हुतात्म्यांचा आजचा फासावर जाण्याचा दिवस आहे. आणि त्यांनी फासावर जात असताना फाशीचा फंदा जो आहे तो चुंबन भगतसिंग आणि राजगुरू सुखदेवांनी घेतलं आणि घेत असताना सांगितलं की आमच्या नंतर हजारो पिढ्या या ठिकाणी येतील आणि त्या या भारतासारखी झगडतील, लढतील. आणि आज या शहीदांच्या शहादतला अभिवादन करत असताना, भारताच्या महान संविधानाला शिरसावंत मानत असताना, सोबतच तथागत गौतम बुद्धांचा जो धम्म आहे, त्यांनी प्रज्ञाशील तरुणाचा दिलेला जो संदेश आहे, त्या संदेशाला आत्मसात करण्याचा प्रयत्न तथा महात्मा गांधींनी सत्य आणि अहिंसेच्या सोबत संवादाला जो मार्ग तुम्हाला आपल्याला दाखवला, त्याला साक्षीला ठेवत आज 23 मार्च रोजी आपण संविधान चौकातून आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाकडे चाललो आहोत. हे चालणं नुसतं चाललं नाही, हे बोलणं नुसतं बोलणं नाही, तर या सर्वाचा जो आशय आहे, या सर्वांकरता असणारी जी पार्श्वभूमी आहे आणि हा तुमच्या माझ्या वाडवडिलांचा वारसा जो आहे, तो आज आपल्या या कार्यक्रमाचं अधिष्ठान आहे. आणि या अधिष्ठानाला निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने आणि आज जो वेळ आलेली आहे, आजची जी समय, आजचा जो राष्ट्र धर्म आहे, आजचा जो युग धर्म आहे, तो युग धर्म आहे मोदीला खाली खेचलंच पाहिजे. आणि याचा विचित्र विकृत अशा एका माणसाला देशाचा पंतप्रधान असताना म्हणण्याची आम्हाला लाज वाटते आहे. म्हणून जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे, तो केवळ संघ नाही, मुंह में राम आणि बगल में छुरी नाही, तर करता करविता सर्वे सर्वा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे आणि भारतीय जनता पक्ष त्याची सावली आहे. आणि आज त्या संघ कार्यालयाला जाऊन जो वारसा मी आपल्याला सांगितला, त्याची प्रतिष्ठा आणि त्या संस्कारातून जाऊन जाब विचारला पाहिजे. ही भूमिका स्वीकारून आदरणीय बाळासाहेब उपाध्याय प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी आज या संपूर्ण मोर्चाचं आणि एकंदरीत या कार्यक्रमाचं आयोजन नियोजन केलेलं आहे. त्यांच्या नेतृत्वात आपण आज जाब विचारायला जात आहोत.
आणि जाब विचारण्याचा मागचा आशय काय, तर एक विचित्र आणि विकृत माणूस या देशाचा पंतप्रधान आहे. भाई और बहिणो, असं म्हणून सातत्याने जो खोटं बोलला, त्या खोटं बोलण्यातल्या काही भागाला आपल्याला माफ करता येईल, विसरून जाता येईल. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मला निवडून द्या, अच्छे दिन येतील. आता म्हणायची वेळ आली आहे, तुझे अच्छे दिन तुझ्याजवळ ठेव, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन. मात्र अच्छे दिनाचं गाजर दाखवलं हे आपल्याला विसरता येईल. आपल्या सगळ्यांच्या खात्यात 15-15 लाख रुपये टाकणार होता हे आपल्याला विसरता येईल. मात्र दरवर्षी 2 कोटी रोजगार जो म्हणत असताना आता आपल्या तरुणांच्या बेरोजगारांच्या हातावर हा तुरी देत आहे ते आपल्याला माफ करता येणार नाही. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करू आणि शेतकऱ्याला शेतमालाच्या लागत मूल्यापेक्षा 1.5 पट भाव देऊ असं सांगणाऱ्या या फसव्या मोदीला तुम्हाला आपल्याला माफ करता येणार नाही. ही शृंखला बरीच मोठी आहे. मात्र हे सर्व होत असतानाच आता एक किळसवाना प्रकार हा जो घडतोय आणि सत्ता आणि संपत्तीच्या मस्तीमध्ये आता संस्कृतीला मूठ माती देऊन विकृती जी आहे त्या विकृतीला नरेंद्र मोदी यांनी जवळ स्वीकारलाय. आणि ही विकृती म्हणजे किळसवाणी आहे. आपला पंतप्रधान हा विदेशात जाऊन ठुमका धरतो, त्याचा संदर्भ कुठेतरी नाताशी येतो, कुठेतरी लैंगिक शोषणाच्या असणाऱ्या रॅकेटचा एक तो भाग म्हणून आपला नाव त्या ठिकाणी कोरतो. आणि या सर्वांच्या अनुषंगानं आता हा पंतप्रधान असतं हा देशाची मान खाली जाणार आहे. म्हणून भाजप ज्याची सावली आहे त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आज आम्ही कुठेतरी साकडं नव्हे तर कुठेतरी जाब विचारायला नव्हे तर आम्हाला त्यांना सांगायचंय की एरवी तुम्ही फार आवडता, राष्ट्रभक्त स्वतःला जाणवता, तुम्ही आवडता, सभ्यता, सुसंस्कृती, संस्कार वगैरे 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 बरेच मोठे शब्द वापरता. आता आपण एवढे जे बोलता त्याच्या अगदी विपरीत तुमचा हा बगलबच्चा हा नरेंद्र मोदी हा आता विकृत पद्धतीने वागत आहे. आणि असा एक संस्कृती बुडवा, एक भारताची सभ्यता बुडवा पंतप्रधान हा असताना तुम्ही मुख गिळून गप्प का? वास्तविक पाहता बाळासाहेब आज आपल्याला संघ कार्यालयामध्ये जायचं होतं. आपण सांगितलं होतं की संघामध्ये जायचं आणि मोहन भागवतजींना भारताचं महान संविधान जे आहे हे त्यांना भेट द्यायचं आणि भारताचा जो तिरंगा आहे, भारत के आन बान शान, आपला तिरंगा, हे दोन ज्या आपला स्वाभिमान असणाऱ्या आणि भारतीय नागरिकांना या त्याच्या प्रतीकाबद्दल जीव वाळून टाकत असताना आणि पसंती बलिदान देण्याकरता अभिमान वाटतो. या 2 गोष्टी आपल्याला त्यांना सरसंघचालकांना मिळून द्यायच्या आहेत. मात्र सरसंघचालक जे आहेत ते सकाळच्याच विमानाने बरे दिल्लीला चालले गेले. अरे तुम्ही कशाला घाबरता एवढे मोहन भागवतजी? तुम्ही बहुजनांना घाबरता, संविधानाला घाबरता, तिरंग्याला घाबरता की अजून कोणाला घाबरता? आम्ही तर काय आमच्याजवळ बंदुकी नाहीत आणि येऊन तुम्हाला शिवीगाव शलक्या भाषेत कराव ना. हमारा वैसा किरदार है, ना आदत है, ना हमारी नियत है, ना फितरत है. आम्ही आपल्याशी बोलायला येतो म्हटल्यानंतर तुम्ही तर आम्हाला म्हणायला पाहिजे होतं की उन्हाचा वेळ आहे, जेवण कराल का पन्ह ठेवू का लस्सी तुम्हाला घ्यायची आहे असं आपण बोलायला पाहिजे होतं. कारण आम्ही पण भारतीयच आहोत, आम्ही या देशातलेच आहोत. आता मूळ या देशातले आहोत म्हणून मी आता खुरापत काढत नाही. मात्र आम्ही येत असताना भारतीय आपल्याजवळ जर येत असताना तुम्हाला जर दिल्लीला पळून जावं असं वाटत असेल, हो पळून जावं वाटत असेल तर तुमचा प्रभाव आता भाजपवर राहिला नाही असं आम्ही म्हणायचं की तुम्ही जाणून बुजून संविधानाला, आम्हाला, आमच्या परंपरेला पाठ टाकून पळून गेलात असं आम्ही म्हणायचं. हा एक प्रश्न या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014ला पंतप्रधान झाले आणि पळत 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 लगोलग नागपूरला
आले आणि रेशीम बागला गेले आणि सांगितलं मी संघाचा कार्यकर्ता आहे आणि संघामुळे मी या देशाचा पंतप्रधान झालेलो आहे आणि हा माझा नव्हे तर संघाचा विजय आहे. आता हे तुम्ही 14ला म्हणाले, 11 वर्ष आलेच नाही. 11 वर्षानंतर पुन्हा आले. पुन्हा आल्यानंतर तुम्हाला बौद्धिक दिलं गेलं आणि बौद्धिक देत असताना सांगितलं की वय वर्ष 75 झाल्यानंतर प्रत्येक माणसाने निवृत्ती घेतली पाहिजे आणि तुम्ही आता निवृत्त व्हा आणि मार्गदर्शक मंडळामध्ये जा, ही आपली असणारी परंपरा आहे असं बौद्धिक पाजलं. ते काही नरेंद्र मोदींनी प्रायशान केलं नाही, स्वीकारलं नाही. ते पाठ दाखवून उत्तरकडे चालले गेले आणि ही घटना काय दर्शवते की संघाच्या ताब्यात नरेंद्र मोदी राहिलेला नाही. संघाला नरेंद्र मोदी घाबरत नाही. निदान ते तरी सांगून द्या की माझा आता नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पक्ष आहे त्याच्यात नाही, ते सैराट झालेले आहेत असं तुम्ही सांगा. नाहीतर त्यांचा राजीनामा आपण घ्या. मात्र तुमचा एक तर प्रभाव चालला गेलाय किंवा तुमच्यातही नैतिकता उरलेली नाही. हे खुलं आव्हान या संविधान चौकातून आम्ही आपल्याला देत आहोत. आमच्या हातात संविधान आहे आणि तुमच्या हातात काय आहे? काय त्यांच्या हातात? ऐकून नाही आलं, तिथपर्यंत गेलं पाहिजे. आमच्या हातात भारताचं महान संविधान आहे. तुमच्या हातात काय आहे? घ्यायला तर तुम्ही आमचं संविधानही घेऊन टाकता हो. मात्र तुमच्या पोटात काय आहे, तुमच्या हृदयात काय आहे, तुमच्या डोक्यात काय आहे, तुमच्या ओठात काय आहे हे आम्हाला सगळ्यांना माहिती है. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है. 14 100 वर्ष होत आहे. बाबासाहेब गेले 14 पाणी टाकलं आणि या देशातला अन्याय अत्याचार शोषित समाजाच्या वंचित समाजाचे मुक्त जाते बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूमिका घेतली. त्या ठिकाणी 99 वर्ष होताना फडणवीसही गेले. त्या ठिकाणी त्यांनी या चळवळीचा उल्लेखही गौरवही केला. मात्र प्रशासनात खुर्चीवर येऊन जेव्हा बसता तेव्हा हे गाडीचे चाक उलटे फिरवायला लागलेले आहेत. अबकी बार 400 पार आणि संविधान बदलायचं आहे आणि बंच ऑफ थॉट हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांना या देशावर आणायचे. त्यावेळेस 400 आले नाही. थोडक्यात कुठेतरी आपण कमी पडलो, संवादाला कमी पडलो, समजून घ्यायला कमी पडलो. मात्र त्यावेळेस आले नाही. फक्त हा विषय कुठेतरी येणाऱ्या काळात या गोष्टीच्या अनुषंगानं ठोस स्वरूपाची भूमिका घेण्याचा आहे आणि ती भूमिका मी आदरणीय बाळासाहेबांसोबत घेण्याकरता कटिबद्ध आहे. मात्र ही संख्या 400ची आली नाही. मात्र नरेंद्र हा मोर्चा का? हा मोर्चा भारतीय जनता पक्षावर, संघावर, मोदीवर तोडसोड देण्याचा नाही. आज काय चाललंय, आपण सर्वजण जे आहोत हे संविधान प्रेमी आहे. संविधान प्रेमी आहोत याचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ हा आहे की आपल्याला लोकशाहीवर विश्वास आहे, आपल्याला समतेवर विश्वास आहे, बंधुत्वावर विश्वास आहे, सामाजिक न्यायावर विश्वास आहे, प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखला गेला पाहिजे हे मूल्य आपल्याला सर्वांना मान्य आहे. आणि या भूमिकेतून आपण इथे येत असताना आपली जी लढाई आहे, ज्यांना समता मान्य नाही त्यांना अजूनही उतरंडी हवी आहे. शोषित समाज जो आहे त्याच्या डोक्यावर बसण्याकरता मुठभर लोक आजही आसुसलेली आहे. धर्मसत्ता त्यांना त्यांच्या जवळ आहे, राजसत्ता त्यांच्या जवळ त्यांना हवी आहे. याचे फासे चालणं सुरू झालेलं आहे, काउंटडाऊन सुरू झालेलं आहे. निवडणूक आयोग खिशात, न्याय प्रणाली खिशात, ईडी खिशात, सीबीआय खिशात, सीआयडी खिशात, निवडणूक आयोग खिशात. या सर्व गोष्टी खिशात घालणं म्हणजे आपल्या संविधानाच्या पाठीत खुपसलेला हा खंजीर आहे. आणि या देशातली लोकशाही संपवून हुकुमशाही आणत असताना पुन्हा मनुवाद या देशामध्ये आणण्याकरता आपल्याला धर्माची आणि जातीची आपुलकी गोळी खाऊ घातला जात आहे. यावेळेस मी आज सकाळी आदरणीय माझ्याशी बोलताना सांगितलं, बोलत असताना एक संवाद झाला की हे केवळ फासिस्टची नाही, ही केवळ मनुवादाची, की आपल्या गर्दनाचा, आपल्या नळीचा घोट घेण्याकरता आपल्याला आपल्या किरबात त्यांनी केवळ पकडला. आता घसा आवळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये
एक हात हा मनुवाद्यांचा आहे आणि दुसरा हात हा पुंजीवाद्यांचा आहे, पुंजीपतींचा आहे. हा देश अडाणी आणि अंबानीसाठी या देशाचा पंतप्रधान आणि या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा पाणी भरतो आणि यांचा जो आवडलेला आपल्या गड्यापोटा जो फास आहे हा लोकशाहीचा आहे, संविधानाचा आहे. या दोघांना पासून आपल्याला कुठेतरी संघर्षाची भूमिका ही घेतली पाहिजे. त्यामुळे इथे उन्हात आम्ही बसलेलो नाही, बाळासाहेब उन्हात या ठिकाणी बसलेले नाही, ते उन्हात तळपत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून प्रज्ञा आपल्याला सर्वांमध्ये निर्माण व्हावी आणि त्या प्रज्ञेतून आपण आपल्याला देशासाठी मरमिट्टे केली आहे, संविधान मरमिट्टे केली, आपण सर्वांनी पुढे गेलं पाहिजे. आणि आज जर आपण थांबलो, आज खऱ्याला खरं आपण जर म्हटलं नाही तर येणारा काळ आपल्याला हा माफ करणार नाही. फक्त मी शाहू फुले आंबेडकरांचा कार्यकर्ता, माझ्या घरात सर्व हे महामानव आहेत, मी त्यांच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या साजरा करतो, त्यांच्या जयंती पुण्यतिथीला मी खूप छान भाषण करतो, यांच्या जयंतीला मी खूप छान नाच करतो. हा गोष्ट ज्या आहे ज्याच्यावर जर आपण आपली आसनी लावून ठेवली तर आपण पुरोगामी नाही, हे बंधूजनो समजून घ्या. मी बोलत असताना नागरिक बोलण्याची शक्यता नाकारता येत म्हणून आवडता येतो, मगर मुझे शर्म आती है कि इस देश का पंतप्रधान ये सिलेंडर है. नरेंद्र सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब. भाई और बहिणो, म्हणता म्हणता हा घडी थांबत नव्हता आणि म्हणे माझी छाती आता कुठे गेली ती 56 इंचाची छाती. ऑपरेशन सिंदूर सुरू होतं, भारताची आर्मी पाकिस्तान मध्ये घुसते आणि तिथून एक फोल येतो तात्याचा. काय त्या तात्याचं नाव? तात्याचा फोल येतो आणि तात्या म्हणतो सिलेंडर. नरेंद्र विळात चालला जातो आणि आपलं जे लढाई आहे ही लढाई तो तात्या जो आहे अमेरिकेतून थांबवतो आणि 56 इंचाच्या छातीमध्ये 5 नंतर एक टिंब लागतो आणि हिटभर 5.5 इंचाच्या छातीवाला पंतप्रधान हा बेशरम सारखा आपली आग घालवतो, आपली देशभर आणि जगभरामध्ये आपली इज्जत घालवतो. एप्स्टीन फाईल नावाचा सुजातदारांनी आता अत्यंत वस्तुनिष्ठ स्वरूपात आपल्याला हा आपण काय एकत्रित आलोय सांगितलंय. एप्स्टीन फाईल पण सांगितली आहे. बाळासाहेब पार्लमेंटरी आणि अनपार्लमेंटरी शब्द जे आहेत त्याची डिक्शनरी आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार करून ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये एप्स्टीन हा शब्द अनपार्लमेंटरी आहे भाऊ, आणि एप्स्टीन असा उल्लेख राहुल गांधींनी पार्लमेंटमध्ये केला तर स्पीकर म्हणतात नो एप्स्टीन, नो बैठ जाओ, माइक बंद होतो. ऐसा आखिर है क्या? एप्स्टीन फाइल में देश जानना चाहता है कि इस एप्स्टीन फाइल में ऐसा है क्या कि नरेंद्र हमारा सिलेंडर हो जाता है, सिलेंडर भी गायब हो जाता है और नरेंद्र भी गायब हो जाता है. ऐसा एप्स्टीन फाइल में है क्या? एप्स्टीन फाइल की जब चर्चा चलती है पार्लियामेंट में, एप्स्टीन फाइल पर सवाल पूछे जाते हैं और इस देश का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष राहुल जी कुछ बुनियादी मुद्दे आपके हमके सामने खड़े करते हैं और भरी सभागार में संसद में नरेंद्र मोदी को चुपचाप मुंडी नीचे डालकर सुनते हैं. इस देश की मीडिया को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के विपक्ष के आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत इस सिलेंडर मोदी में नहीं है. वो नीचे गर्दन डालते हुए संसद में बैठते हैं और जैसी संसद जो है उस संसद का काम रोका जाता है तो उठ के भाग के चले जाते हैं और फोन लगाते हैं. उनका फोन उनके आका मोहन भागवत जी को लगाते थे तो हम समझ सकते हैं, मगर उन्होंने वो फोन मोहन भागवत जी को नहीं किया. उन्होंने वो फोन किसको किया? एक हमारे महाराष्ट्र में पहले रिंचू तात्या नाम का एक बड़ा फेमस किरदार था, मगर रिंचू तात्या से भी एक बड़ा एक तात्या अभी आ गया है. उन्होंने फोन उठाया और तात्या को लगा दिया, ट्रम्प तात्या को, और बोले तात्या आई एम सिलेंडर, और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसमें दस्तखत कर दिए. उस ट्रेड डील में क्या है? एप्स्टीन फाइल में जो है उस एप्स्टीन फाइल की जो काली हरकतें हैं
उससे ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना डरा हुआ है कि किसानों के पीठ में जंजीर कसने का काम ये नरेंद्र मोदी ने ये अमेरिकन ट्रेड डील के माध्यम से किया। अब अमेरिका से जो किसान हमारे जो फसल यहाँ पर उगाता है उस किसान की फसल को दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का सारा जो सब्सिडाइज जो माल है वो हमारे पास आ जाएगा। हमारे सोयाबीन की फसल को दाम नहीं, हमारे चने के फसल को दाम नहीं, कपास को नहीं, धान को नहीं, फलों को नहीं, और हमारा पूरा जो किसानी है वो बर्बाद करने के काम ये मोदी ने सरेंडर होने के कारण किया है। और ऐसा क्या क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्राइम मिनिस्टर सरेंडर हो जाता है, ऐसा फाइल में क्या है कि अमेरिकन ट्रेड डील भी हो जाता है, और ऐसा उस फाइल में क्या है कि बरसों से हमारा जो मित्र रहा है वो ईरान, उसकी भी उसके नेताओं के और वहां की सादत पर कुछ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार होते नहीं। ऐसा आखिर उसे है क्या? ये सवाल को उठाते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे हम जा रहे हैं। हमारा और उनका केवल मतों की भिन्नता नहीं, तो सिरे से हमारी जो है हमारा झगड़ा है वो वैचारिक स्वरूप का झगड़ा है, और इस झगड़े को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हमारे सपनों का भारत ये हमारा संविधान का भारत, संविधान को अभिप्रेत भारत निर्माण के लिए हम कटिबद्ध है, और आप संविधान को तोड़ने के लिए और फिर से मनुवाद लाने के लिए आप कटिबद्ध है। ये हमारा और आपका जो पुश्तैनी जो झगड़ा है, पुश्तैनी का मतलब क्या है? ये झगड़ा तथागत गौतम बुद्ध जी ने लड़ा और उन्होंने मनुवादियों के खिलाफ हमें धम्म दिया। महावीर ने इस लड़ाई को लड़ा और उन्होंने प्रज्ञाशील करुणा के साथ साथ विनय विचार आचार का एक बहुत बड़ा चिट्ठा देते हुए महावीर ने भी उस जंग को लड़ा, बसवेश्वर जी ने उस जंग को लड़ा, चक्रधर स्वामी ने उस जंग को लड़ा, और संतों की जो हमारी परंपरा है उस सारी संतों की परंपरा में तुकाराम हो, गणेश हो, एकनाथ हो, सारे संतों ने भी उसी को लड़ा। उसी को शिवशाहू फुले अम्बेडकर ने लड़ा, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज ने लड़ा। ये हमारी परंपरा है, और ये परंपरा का हमारा आपका झगड़ा पुराना रहा है। मगर आज आप नैतिकता की सौगात देते हो, आज आप नंगे विपरीत विश्व में हो चुके हो। एक तो आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो, अन्यथा आपका संगठन जो है वो बर्खास्त करो, ऐसी मैं यहाँ से मांग करता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बर्खास्त करके उसका रजिस्ट्रेशन करके उसमें भारत का संविधान स्वीकारते हुए तिरंगा लहराते हुए काम करने की सौगात मैंने यहाँ से उनके 100 साल जब पूरे हुए याच मंचावर याच ठिकाणावर जेव्हा संविधान स्वीकारा ही विनंती करण्याच्या अनुषंगानं आणि आपलं राष्ट्रीय स्वयंसेवक बरखास्त करा यासाठी इथून सेवाग्रामपर्यंत पदयात्रा गेली होती। त्या पदयात्रेच्या वेळेस मी जे बोललो होतो आपल्या परवानगीने त्याचाही पुनरुच्चार करतो। तेव्हा माझ्यासोबत तुषार गांधी होते आणि आज मी ज्यांच्यासोबत आहे ते प्रकाश आंबेडकर साहेब इथे आहेत। त्यामुळे एकदा गांधी सोबत आलो, एकदा आंबेडकरांसोबत आलो, असा एक कार्यकाळ, असा एक अनुभव या वर्षभरात मला या ठिकाणी जो माझ्या वाट्याला आलाय त्याचा निर्वाह करण्याचं शब्द मी या ठिकाणी आपल्याला देतो। आणि सत्य शेवटी मोहन भागवतजी, मोदींचं आपलं काय आहे नाही आहे त्याचा खुलासा झालाच पाहिजे। मात्र हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत ना, हे तुमचे खूप लाडके आहेत। या तुमच्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना जरा सांगता आलं तर सांगा की अरे असे दुसऱ्याचे पक्ष फोडू नको, आपण वैचारिक चालत आपल्या विचारांचा प्रचार कर, कशाला लोकांच्या घर फोडतो? कारण कोणाचं घर फोडणं हे पाप आहे, कोणाचं घर फोडणं हा संस्कार नाही, ही विकृती आहे। त्यामुळे असं करत नको जाऊ बाळा, असं सांगण्याचा प्रयत्न करा। अजून त्यांना हेही सांगा की समृद्धी महामार्ग केला, 20,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केला, 50 कोटी एकदम ओकेचा नारा त्यातून आला। असा भ्रष्टाचार गड्या करत नको जाऊ। आणि शक्ती महापीठ एक काढतोय म्हणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, कोणासाठी? तर जे उत्खनन करायचं गडचिरोलीचे कार्यकर्ते आले आहेत, गडचिरोलीचं उत्खनन करायचं आणि ते उत्खनन करून तिथला सर्व जो माल आहे, सर्व जे खनिज आहेत हे समुद्रापर्यंत घेऊन जायचे, बंदरातून विदेशात लंपास करायचे। ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चा माल पाठवत होती, पक्का आणत होती, तसंच आता कच्चा माल पाठवण्याकरता देवेंद्र फडणवीस हे उद्योगपतींना आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणाऱ्या लोकांसाठी रेड कार्पेट जो शक्ती महापीठ काढत आहे त्या संदर्भात त्यांना जरा समजून सांगा। त्यांना हे समजून सांगा की कोणी दिल्लीला गेलं तर लगेच त्याच्या फाईल नको बाहेर काढतो, आधीच काढत जा।
भ्रष्टाचार थांबव. दिवंगत अजितदादा दिल्लीला गेले, पार्थ पवारचं प्रकरण बाहेर काढलं. एकनाथ शिंदे दिल्लीला गेले आणि म्हणे मोदींशी 1.5 तास भेटले, तर ती घरात का भरात त्याचं काढलं. अरे तो घरात विकृत माणूस होता, आता म्हणता आम्हीच प्रकरण बाहेर काढलं. अरे ते झालं कसं बाबा? विचारा बाबतची की बाबा फडणवीस लाडक्या, तुझ्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री गेला, 3 टर्म आहेस, तुझ्या असताना हे झालं कसं? कसे बलात्कार होतात आहे? आणि जे मामला जे प्रकरण नोव्हेंबरचं आहे, ते नोव्हेंबरचं प्रकरण मार्च मध्ये काढता, तुला लाज का वाटत नाही? हे देखील मोहन भागवतजींनी कुठेतरी फडणवीसांना विचारायची आवश्यकता आहे. बडे मिया तो बडे मिया, छोटे मिया सुभान अल्लाह, अशी मोहनजी अशी परिस्थिती आहे. यातून ते सर्व कुठेतरी थांबवा. बर्बाद गुलिस्ता के लिए, बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफी है. यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देशातलं मंत्रिमंडळ आणि महाराष्ट्रातलं मंत्रिमंडळ या दोघींना खाली घेतल्याशिवाय शिवशाहू फुले आंबेडकर आपण स्वस्थ बसणार नाही. हा सर्वांनी संकल्प घ्यावा ही अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. मंचावरील सर्व संविधान प्रेरणांना मी अभिवादन करतो आणि आगामी काळात वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत काँग्रेसच्या भूमिकेतून सोबत बघणं हे सगळ्या तमाम या देशातल्या संविधानवाद्यांना खूप बाळासाहेब भावलेलं आहे. आणि हे आता पूर्णत्वास जाण्याच्या अनुषंगानं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वरूपाची कामना व्यक्त करतो. माझ्या वाक्यांचा तळ्याचा कडकडाट व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीने आता गेला टाइम आहे. तुमच्या मनातलं बोललं का माझ्या मनातलं बोललं? त्या संस्थेवर आपल्याला जायचं आहे. ते संविधानिक त्यांची नोंदणी नाही म्हणून आम्हाला अमान्य आहे एका बाजूला, मात्र आमच्या एका हातात धम्म आहे, दुसऱ्या हातात राष्ट्रपिताचा संदेश आहे आणि या अनुषंगाने आम्ही चर्चेस तयार आहोत. ही भूमिका घेऊन त्यांच्याकडे जात आहोत. त्यामुळे या जितके दिवस या देशाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारखा एक विकृत, विचित्र, विक्षिप्त आणि केवळ उद्योगपतीच्या घरी पाणी वाढणारा पंतप्रधान राहील, तितके दिवस आपल्या देशाचं आणि समाजाचं नुकसान होणार आहे. आणि या नुकसानाला जबाबदार तुम्ही आपण राहू. अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा मोठा दोषी असतो. तो दोष हा तुमच्या माझ्यावर येणार नाही अशी कर्मठता आपण ठेवू. एवढं त्या निमित्ताने बोलतो. आणि या कल्पकशा या मोर्चाच्या अनुषंगानं देश वाचवण्याचा जो संकल्प घेऊन या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, तेव्हा मी तमाम वंचित बहुजन आघाडीचं आणि बाळासाहेबांना याबद्दल कृतज्ञतापूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. मानतो. जय संविधान. मी इथे उपस्थित सर्व लोकांचं एक बाबीकडे लक्ष वेधू इच्छितो की मी एक नारा देणार आहे की नाम नरेंदर, तुम्ही म्हणायचं आहे काम सरेंदर. मी म्हणणार आहे नाम नरेंदर, तुम्ही म्हणे काम सरे. असं नाही, हे संघाच्या कार्यालयापर्यंत गेलं पाहिजे. इथे जे 15-20 हजार लोक आहेत, एकाने मागेचे माझे मित्र उभे आहे, सहकारी उभे आहे, कोणीही चूप बसायचं नाही आहे. अरे नाम नरेंदर, अरे नाम नरेंदर, आवाज नाही आली. अरे नाम नरेंदर, अरे नाम नरेंदर, अरे नाम नरेंदर. अब जिस शेर की दहाड़ सुनने के लिए पूरे महाराष्ट्र से हम तमाम लोग जमा हुए हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं. ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, सैकड़ों ताज जिनके जूतों में पड़े हैं. ऐसे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर अभी आपके बीच में जब भी देश पुकारेगा, एक अम्बेडकर दहाड़ेगा. जब भी देश पुकारेगा, एक अम्बेडकर दहाड़ेगा. और मैं बाबा साहब को बुलाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा. आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर
वापस पलट के आएगा। अरे साहेब अंबेडकर तू आगे बढ़ो, साहेब अंबेडकर तू आगे बढ़ो। अरे भीम, भीम, आरएसएस की छाती पर, आरएसएस की छाती पर, अरे आरएसएस की छाती पर, भीम। जोरदार तालियां जब तक आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ नहीं आ जाते, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जिन्होंने कोरोना भगाने को तालियां बजवाई, अब इनको भगाने को तालियां बजते रहनी चाहिए। जोरदार तालियां आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर। दिखाने के लिए और चेतावनी देने के लिए जो हुजूम में उमड़ पड़ा है, उन तमाम साथियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैं जय भीम, लाल सलाम देना चाहता हूं। दोस्तों, 2014 के बाद एक ऐसी सरकार इस देश में है जिसे इस देश के संविधान मंजूर नहीं है, जिसको इस देश की स्वतंत्रता मंजूर नहीं है, जो अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते रहे हैं। और जब उनकी सरकार आ गई तो 10-12 साल में उनका चरित्र भी सामने आ गया। ये आरएसएस, 3 शब्दों का मानो उन्होंने पेटेंट लिया है। कौन से वो 3 शब्द है? संस्कार, चरित्र और राष्ट्र प्रेम। और इसी 14 साल में आरएसएस के तीनों मंत्र धराशायी हो गए हैं। चरित्रवान की फैक्ट्री, अब तो अपने आप को कहने वालों से मैं ये जानना चाहता हूं, इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप चरित्रवान की फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री से नरेंद्र मोदी जैसा चरित्रहीन स्वयं सेवक पैदा कैसे हो सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। ये मामला एक व्यक्ति का नहीं है, देश की चरित्र के साथ ये खिलवाड़ है। अरे कौन है जेफरी जो लड़कियों का व्यापार करता, सत्ताधारियों को, भांडवलदारों को मासूम लड़कियां पहुंचाता है, उनका कत्ल करता है, उनके पास जाता है भारत का एक मंत्री। कितने दिनों से इसकी चर्चा चल रही है, कितने महीनों का आदान प्रदान हुआ है, फोटो छप गई। बाबा साहब ने तो एक ऐसा फोटो प्रकाशित कर दिया जिसमें प्रधान सेवक का फोटो है। 1 महीने से ये तमाम चीजों की चर्चा चल रही है, लेकिन आरएसएस का हेडक्वार्टर परसों, बड़ा साहब, परसों एक अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे भागवत साहब। बात अस्पताल की कम, चरित्र की ज्यादा कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं भागवत साहब, काहे को चरित्र की बात कर रहे हो? आप अपने एक स्वयं सेवक का इस्तीफा नहीं दे सकते हो, आपका स्वयं सेवक एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे सकता, आप चरित्र की बात करते हो। मुझे अभी भी याद आ रहा है, लोकसभा में एक समय चर्चा चल रही थी, मुलायम सिंह जी जब खड़े होकर बोल रहे थे तो आरएसएस वाले उनको बहुत टोक रहे थे। तब मुलायम सिंह जी ने इशारा किया, तुमचा चरित्र काया है,
ते आम्हाला सांगू नका, जेलमध्ये आम्ही पाहिलेले आहे. तो ऐसे चरित्रहीन वैभवचारी लोग और उनका नेता इस देश में प्रधानमंत्री है. शर्म की बात है. 10 साल में जिस देश ने अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, आजादी के बाद दुनिया के 150 मुल्कों को इकट्ठा किया और अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी भूमिका निभाई. 14 साल में पूरे देश की विदेश नीति की ऐसी तैसी करते हुए ट्रम्प अंकल के चरणों में गिर गए. ये देश के साथ खिलवाड़ है दोस्तों. ये इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है. इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है. इसलिए ये नारा सही है. मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ. अरे लड़ाई जो शुरू हुई है, जैसे नदी की धारा जैसे जैसे बहती है वो विकराल रूप धारण करती है. आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक संघर्ष, एक वैचारिक संघर्ष जिसके वो शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर है, बनेगी. और मोदी हटाओ आने वाले दिनों में भाजपा हटाओ की ओर हम जाएंगे. इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी प्रदेश कमिटी सदस्य कुशलभाऊ मेश्राम यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. RSS विरोधातील या विशाल जनाक्रोश मोर्चाचे प्रमुख नेतृत्व करणारे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे हर्षवर्धनजी सपकाळ, या मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी मित्र, हा मोर्चा या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बाजूला सारण्यासाठी आम्ही आयोजित केलेला आहे. ज्यांनी या देशाचं सार्वभौमत्व गहाण ठेवलं आहे त्यांना त्या पदावरून बाजूला सारलं पाहिजे म्हणून हा मोर्चा आहे. आपल्याला माहितीच असेल की मागील काही महिन्यापासून संपूर्ण जगभर ज्या फाईलची चर्चा होते ती एप्स्टीन फाईल, त्या एप्स्टीन फाईल मध्ये आपल्या पंतप्रधानाचं नाव आलं. तो बलात्कारी एप्स्टीन फाईल मध्ये ज्या आपल्या पंतप्रधानाचं नाव आलं त्यामुळे देशाची प्रतिमा ही जगभरात खराब झालेली आहे मित्रांनो. आणि म्हणून मग या देशाची प्रतिमा ही स्वच्छ असली पाहिजे. यासाठी ती जर स्वच्छ ठेवायची असेल तर आपल्याला या देशाच्या पंतप्रधानांना त्या पंतप्रधान पदावरून बाजूला काढावं लागेल. आणि म्हणून मग भारतीय जनता पक्षाचे हे जे पंतप्रधान आहेत श्री नरेंद्र मोदी, हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 20 ते 25 वर्ष संघ प्रचारक राहिले आहेत. आणि म्हणून तुमचे संघ प्रचारक असलेले जे मोदी आहेत यांना आपण पदावरून हटवलं पाहिजे. आणि भारत देशाची जी प्रतिमा आहे ती देशामधली प्रतिमा, या जगामधली प्रतिमा आपण ती सांभाळली पाहिजे म्हणून आम्ही तुम्हाला निवेदन देण्यासाठी हा मोर्चा काढलाय. आम्हाला RSSला सांगणं आहे की ज्या नरेंद्र मोदींनी या देशाचं सार्वभौमत्व संपवलं, आम्ही कोणत्या देशाशी काय करार करावा हे जर आम्हाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सांगत असतील आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर आमच्या देशाचा पंतप्रधान जर नाचत असेल तर मग आम्ही संपूर्ण भारतवासी म्हणून आम्ही एक मागणी करतो की या भारतीय जनता पक्षाचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आपण राजीनामा घेतला पाहिजे. मित्रांनो, बोलणारे वक्ते खूप आहेत म्हणून मी आपला एक शेवटचा नारा देतो आणि आपण इथं माझं वक्तव्य संपवितो.
मी तुम्हाला पगडघुंगरू बांधे, आपण म्हणाल मोदी नाचे रे, पगडघुंगरू बांधे, पगडघुंगरू बांधे, पगडघुंगरू बांधे, नाचा मोदी हटवलाच पाहिजे, नाचा मोदी हटवलाच पाहिजे. धन्यवाद. धन्यवाद भाऊ. यानंतर काँग्रेस कमिटीचे नागपूरचे आमदार सन्माननीय विकास ठाकरे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सभेला संबोधित करायचं आहे. आमदार विकास ठाकरे साहेब. मित्रांनो, आजच्या या RSS कार्यालयावरच्या मोर्चाच्या नेतृत्व करण्यासाठी आणि देशात पहिल्यांदा ज्यांच्या लक्षात आलं की RSS वर का मोर्चा न्यावा, असे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब, आमच्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन दादा, मंचावर उपस्थित आमचे सहकारी मित्र, अकोल्याचे आमदार, सर्व वंचित बहुजनचे पदाधिकारी, काँग्रेसचे पदाधिकारी, बंधू भगिनी, मित्रांनो, आता आपल्याला इथून मोर्चाने जायचं आहे. आणि ते कशासाठी जायचं आहे तर ज्या FSC फाईल मध्ये नरेंद्र मोदीजी यांचा मोठा सहभाग आहे आणि ते कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचत आहे. आणि आपल्याला हे त्या विचारधारेला सांगायचं आहे की जी विचारधारा या देशामध्ये आपला प्रचार करत फिरते, त्या विचारधारेला सांगायचं आहे की आता तरी तुम्ही मोदी साहेबांचा राजीनामा घ्या. यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत मित्रांनो. आणि मला वाटते इथे सर्वच या मोर्चासाठी आलेले आहेत. आताच वक्त्यांनी जोरदार भाषण दिले, 2 प्रमुख भाषण व्हायचं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आपण संयमानं, शांतीनं आगेकूच करणार आहोत. आपल्याला समोर जायचं आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी तयार राहावं. जय भीम, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र. त्यानंतर अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सभेला मार्गदर्शन करायचं आहे. आमदार साजिद खान पठाण. जय भीम, जय महाराष्ट्र. कि हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे, हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे. ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे. हमें तो जगाना है सिर्फ नींद में सोने वालों को, फिर जिनके दर खुले उन्हें दस्तक नहीं देंगे. अब तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को, तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को. फिर जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे. ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे. मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले वंचित अघाड़ी के हमारे नेता, मेरे शहर के नेता, विदर्भ के नेता, पूरे महाराष्ट्र के नेता प्रकाश जी आंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ऐसा ऐतिहासिक पल खड़ा है. बड़े बड़े लोग थक गए कांग्रेस और वंचित के एक मंच पे लाने के लिए, लेकिन वो आपने गब्बर सिंह की पिक्चर देखी होंगी शोले, उसके अंदर एक डायलॉग था कि गब्बर के ताप से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ गब्बर. तो बाबा साहब ने चाहे कि अब वक्त है कांग्रेस को साथ में लेने का. इस देश के अंदर एक होने की बात आई है. बात यहां तक नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री एक्शन फाइल में नाम लेकर इस देश का नाम बदनाम किया है. तो सत्ता के लिए बाबा साहब ने एक कदम नहीं उठाया, न कांग्रेस ने बाबा साहब से हाथ इसलिए नहीं मिलाई कि हमें सत्ता चाहिए. हमें इस देश के अंदर जो नंगा नाच कर रही है RSS,
के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही उसका ये नंगा नाच खत्म करने के लिए नागपुर के अंदर आरएसएस के मोर्चे के ऊपर ये झंझट कटाया। ये आज ऐतिहासिक पल वंचित अघाड़ी और कांग्रेस का मैं इतिहास गवाह हूं। मैं इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए आया हूं कि ऐसे मुबारक वक्त में खड़ा हूं जहां देश की बदनामी के लिए यहां से आवाज उठी है कि वो नरेंद्र मोदी जो देश का सर्वा बना बैठा है, जिसने विश्व गुरु बनने की बात कही थी, आज वो स्ट्रीम फाइल में नाम लाके पूरे देश में बदनामी का एक टीका हमारे सर पे लगाया है। वो टीका धोने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नातों प्रकाश जी अम्बेडकर ने जो पहल की कांग्रेस का साथ एक दूसरे के साथ में खड़े रह के हम अम्बेडकर साहब को विश्वास दिलाते हैं। साहब इस देश पे जब जब भी आंच आई या जब जब भी आएंगी, जब भी आप आवाज देंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता आपके साथ लगातार खड़े रहेगा। मैं बड़े बड़े लोगों को बोलना है, मुझे छोटे आदमी को आज बोलने का मौका मिला, मैंने बोल दिया हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग तो सब एक हो गए, लेकिन हमको दुआ करना है कि ये गठबंधन जब तक नहीं टूटना चाहिए, जब तक मोदी गद्दी से ना उतरे। ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इस देश में जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया जा रहा है, जो मॉब पुलिसिंग के नाम पे दलित और मुस्लिमों को मारने का काम किया जा रहा है, जो मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस देश के अंदर नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं, वो दुकान जगह जगह एजेंसी देने का काम प्रकाश जी अम्बेडकर ने आज नागपुर से शुरू किया है। मैं सलाम करता हूं अम्बेडकर की उस सोच को। और इस शेर के साथ में अपने अल्फाज खत्म करता हूं कि दलितों मुफलिसों का था सहारा लिख दिया मैंने, दलितों मुफलिसों का था सहारा लिख दिया मैंने, जो सच्ची बात थी काशिफ खुदारा लिख दिया मैंने। कि किसी ने मुझसे पूछा कि मसीहा का नाम तो बता, तो के परचम पे भीमा लिख दिया मैंने। जय हिंद, जय भीम। त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारुक अहमद सरांना विनंती करतो की आपण पक्षाच्या वतीने आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कम्युनिस्ट पक्ष आणि आपल्याबरोबर असलेल्या सर्व सहकारी पक्षाच्या वतीने जे निवेदन दिलेलं आहे त्या निवेदनाचं वाचन फारुक अहमद सर करणार आहेत। मी फारुक अहमद सरांना विनंती करतो की त्यांनी निवेदनाचं वाचन करायचं। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे अम्बेडकर साहब का इतना वर्चस्व बड़ा है कि मैं मेरे अध्यक्ष का नाम भूल गया, जबकि मेरे अध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया था कि साथी तुम्हारी जगह संविधान वहां पे अधिवेशन में नहीं, नागपुर में आओ, अधिवेशन छोड़ो, नागपुर में हाजिर रहो। तो मैं मेरे अध्यक्ष के आदेश से आया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जो आपका नाम लेना भूल गया, मुझे वापिस आप ही के साथ में रहना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सभी महामानवों को विनम्र अभिवादन करता हूं। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक देश लड़ रहा है, उस देश का नाम ईरान है। ईरान के एक भी नेता का नाम स्ट्रीम फाइल में नहीं है। वो देश लड़ रहा है और हमारा नमूना मुजरा करने को इजराइल में जा रहा है। ईरान को लड़ना ईरान तय करता है और भारत पाकिस्तान से लड़ेगा कि जंग रोकनी है, ये ट्रम्प ट्वीट करके बताता है। ऐसी सूरत में आज यह आंदोलन, यह चेतावनी देने के लिए आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के और सरकार साहब के नेतृत्व में यहाँ निकाला गया है। हमने 19 मार्च को मोहन भागवत जो सत्संग चालक है उनको एक पत्र आदरणीय बाबा साहब और सरकार साहब के दस्तखत से भेजा था। उस पत्र का जवाब मोहन भागवत ने अब तक नहीं दिया है, इसलिए आज इस मंच से हम वो पत्र आप तक साझा कर रहे हैं, वो पत्र आपको पढ़कर सुना रहे हैं और इस मंच से हम उस पत्र को सार्वजनिक करने की घोषणा करते हैं। भाइयों, ये पत्र की शुरुआत से पहले एक बात ध्यान में रखिए, तथागत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब तक
समता विषमता का जो संघर्ष था, यह आंदोलन महज संघर्ष के लिए नहीं है। यह आंदोलन एक धर्म या जाति के या किसी समूह के अधिकार के लिए नहीं है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के हित के लिए नहीं है। यह आंदोलन अपने भारत की सार्वभौमिकता को बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन हमारे भारत के स्वतंत्रता को बचाने का आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन की गरिमा हमें बनाए रखनी है। मैं इस पत्र में लिखे हुए सभी मुद्दों को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। विषय नरेंद्र मोदी के कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद आरएसएस की खामोशी पर सवाल उठाने के लिए 23 मार्च को होने जा रहे जन आंदोलन के संदर्भ में मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक आरएसएस, हम वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रवादी जन संगठनाएं एवं पक्ष, इनके पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता आपको इस पत्र के जरिए ये इत्तला करते हैं कि हम हजारों अन्य लोगों के साथ आज सोमवार 23 मार्च 2026 को नागपुर में आपके मुख्यालय के सामने एक शांतिपूर्ण एवं अमन पसंद जन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आमतौर पर उन गैर रजिस्टर्ड, गैर नोंदणीकृत संस्थाओं को खत या पत्र लिखते नहीं है। भारतीय कानूनों के तहत रजिस्टर नहीं है, ऐसी संस्थाओं को हम पत्र लिखते नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कॉम्प्रोमाइज्ड नेतृत्व में देश की मौजूदा और बेहद संजीदा हालात और आपके उस राजनीतिक किरदार की वजह से जिसमें आपने नरेंद्र मोदी को उनके वर्तमान मुकाम तक पहुंचाया, हम अपना ही प्रोटोकॉल तोड़ते हुए यह खत आपको लिख रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े ईमेल में सामने आया है, तब आरएसएस खामोश क्यों है? इन ईमेल में जिनका जिक्र साफ साफ दिखता है, फिर भी प्रधानमंत्री अमेरिका के इशारों के मुताबिक काम कर रहे हैं और हमारे देश की विदेश नीति के मामले में जेफरी एस्टन सलाह दे रहे हैं, तो तब भी मोहन भागवत आप खामोश क्यों हैं? जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ राष्ट्रहित के खिलाफ व्यापार समझौता किया, तब आरएसएस खामोश क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव और निजी ब्लैकमेल के आगे झुक गए, जिससे ये साफ होता है कि हमारी प्रवृत्ति, आर्थिक आजादी, पॉलिसी बनाने की आजादी और सुरक्षा, ये सब सवालों के घेरे में है और ये फैसले देश के फायदे की बजाय अमेरिका की मर्जी के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने महंगे राफेल जहाज बिना उसका सोर्स कोड लिए क्यों खरीदे और इस पर आरएसएस क्यों खामोश है? ये सोर्स कोड 2025 के भारत पाकिस्तान जंग में भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हुआ। खबर ये भी थी कि जंग में एक राफेल को मार गिरा दिया गया था। ये राफेल भारतीय सीमा के अंदर या बाहर गिरा? क्या ये सवाल मोहन भागवत आपने मोदी से पूछा है? क्या आपने मोदी से इसका जवाब मांगा? इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल का सोर्स कोड नहीं है, इसलिए वो अपनी तरफ से राफेल की थ्रेट लाइब्रेरी अपडेट नहीं कर सकती, जिसमें नए पाकिस्तानी या चीनी रडार सिग्नेचर शामिल हो सके। और इस डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा एक स्क्रू ड्राइवर असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट है। मोदी ने महंगे और 4.5 जनरेशन के राफेल खरीदे, जबकि रशिया ने ऑफिशियली सस्ता और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला एडवांस 5th जनरेशन फाइटर Su-57E का ऑफर दे रखा था। ये सब साफ लगता है कि अमेरिका के दबाव में राफेल का सौदा हुआ है। जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व साफ साफ रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड है,
तब आरएसएस खामोश क्यों है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आरएसएस भाजपा के राजनीतिक नेताओं का वैचारिक स्रोत और ट्रेनिंग ग्राउंड है और पार्टी के एजेंडा और जमीनी स्तर पर संगठन निर्माण में इसकी बहुत बड़ी किरदार है। आसान लफ्जों में कहें तो भाजपा में सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल आरएसएस के पास है। आरएसएस ने मोदी को बाद स्वयं से प्रचारक और फिर संभाग प्रचारक तक तैयार किया और बाद में उन्हें भाजपा में नियुक्त किया, जहां उन्होंने नगर निगम चुनावी अभियान के आयोजन से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने तक का सफर तय किया। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को तराशा और खड़ा किया और वे आज भी नीतिगत मामलों में उनसे सलाह लेते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जिससे हमारी सॉवरेनिटी पॉलिसी बनाने की आजादी, सुरक्षा और आजादी कमजोर हुई है, तब आरएसएस कहाँ है? क्या आरएसएस इन सभी मामलों में शामिल है? आज जब भारत फिर से किसी बाहरी ताकत पे असर में आने की कगार पर है, आरएसएस फिर एक बार खामोश क्यों है? ये वो जरूरी सवाल है जो हम 23 मार्च को अपने शांतिपूर्ण और अमन पसंद प्रदर्शन के दौरान आरएसएस से पूछेंगे। हमें उम्मीद है आरएसएस हमारे इन जरूरी सवालों के जवाब पूरे देश को देगी। धन्यवाद। प्रकाश अंबेडकर साहब, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी, हर्षवर्धन सुखपाल, अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस, इनके सिग्नेचर से यह पत्र जारी किया है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, तकबीर, अल्लाह अकबर। हे निवेदन संघाच्या कार्यालयात पोहोचलेलं आहे, रिसिव्ह आलेली आहे आणि आता मोर्चाच्या संदर्भात आपल्या समोर वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजातदादा आंबेडकर येणार आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। सुजातदादा आपल्या आजच्या सभेला मार्गदर्शन करणार आहेत। मी त्यांना आपल्या टाळ्यांच्या जोरदार आवाजात इथे बोलवतोय। सुजातदादा आंबेडकर।